गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन है इस पे हम बात करेंगे जो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं उनके निराकरण में कौन कौन सी योग प्रक्रियाएं हम कर सकते हैं उन पे हम बात करेंगे। योग में भी हम बेसिकली जो है प्राणायाम पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्राणायाम हैं जो एक तो आम आदमी जिसको कर सके, और दूसरा मैक्सिमम उनका लाभ किस तरीके से लोगों को मिले। बीमारियां जो हैं हम पहले बात कर चुके हैं। उनमें दो जो सबसे बड़ी बीमारियां जो श्वसन संबंधी है उसमें एक तो अस्थमा हो गया, दूसरा जो है सीओपीडी हो गया। अस्थमा जिसको हम दमा कहते हैं, उसमें हमने क्या कहा कि ब्रोंकाइटिस हो जाता है। जो ब्रोंकिया है हमारे जो ट्रेकिया जाती है उसके बाद जो दो पाइप इधर के लिए निकल जाते हैं उनको हम ब्रोंकिया बोलते हैं। तो उनमें एक तो इन्फ्लामेशन हो जाता है और दूसरा जो है वो उनका जो साइज़ है, जो उनका डायमीटर है वो कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि लोग जो एयर का जो एक्सचेंज है वो सही से नहीं हो पाता है, इसलिए जो है घुटन लोगों को होने लगती है। तो एक तो हमने बात करी थी अस्थमा पे। दूसरा हमने कहा था सीओपीडी। सीओपीडी क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें होता क्या है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रोक देना, यानी कि पल्मोनरी शब्द का मतलब है हमारी सांस से, सांसों से रिलेटेड जो नलियां हैं, तो उन नलियों से जो है वायु के जो वायु का जो गमन है उसमें अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो ये दो विशेष बीमारियां हैं जिनके लिए हम आज कुछ प्राणायाम पे बात करेंगे। इसके अलावा आजकल कोरोना चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि जिन लोगों को समस्या है वही करें, सारे लोग इनको करें। सांस संबंधी सारी समस्याओं का निराकरण इसमें इन 3 प्राणायाम के द्वारा होगा। एलर्जी है, जुकाम है, नज़ला है, साइनस है, राइनस है, अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं सांस से संबंधित लोगों को तो उनमें जो है इन तीनों प्रकार के प्राणायाम से लाभ मिलता है। तो हम ज़्यादा जो है बीमारियों पर पहले बात कर चुके हैं, उन पर बात नहीं करेंगे। आज हम प्राणायाम पे बात करेंगे। प्राणायाम शब्द की व्याख्या भी हम पहले कर चुके हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। 10 प्रकार के टोटल प्राणायाम बताए गए हैं हठ योग में। हम सिर्फ 3 प्रकार के प्राणायाम, वो 3 प्रकार के प्राणायाम जिनको हर आदमी कर सकता है, उनकी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो है मन में सकारात्मकता को ग्रहण करें। सकारात्मक तो को इस तरीके से ग्रहण करें कि जो हम कर रहे हैं उस पर पहले तो अपना बिलीव जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करिएगा कि हम जो करने वाले हैं उससे निश्चित रूप से हमको जो है लाभ मिलेगा। और उसके बाद शुद्ध आसन आप रखिएगा। शुद्ध आसन पे आप बैठिएगा सकारात्मकता के साथ। कोई भी एक ऐसा आसन ग्रहण करिए जिसमें आपको सुख का अनुभव हो, जिनको कहा जाता है सुखासन। सुखासन में कोई सा भी आसन हो सकता है। पद्मासन जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आसन है जिसको जो लोग करते हैं। इसके अलावा वज्रासन भी है, और इसके अलावा जो भी आसन आपको कंफर्ट, आपके शरीर को जो है कंफर्ट या आरामदायक स्थिति उत्पन्न करवाता है, ऐसे आसन का प्रयोग करिएगा। तो अभी हम पद्मासन की बात करेंगे। पद्मासन में जो है एक लेग को एक थाई के ऊपर और दूसरे को दूसरे थाई के ऊपर इस तरीके से आराम से पद्मासन की स्थिति में, पद्म शब्द जो है लोटस यानी कमल का पर्यायवाची है। तो जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हमारे जो है कमल के समान हमारे समाज की शरीर की स्थिति हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है पद्मासन। तो पद्मासन में बैठ के स्पाइन स्ट्रेट, आपकी जो स्पाइन है वो पूरी तरीके से सीधी रहे, और आपका जो हेड और बैक है वो बिल्कुल एक सीध में रहें। इस तरीके से आराम से आप बैठ जाएंगे। इसके बाद हाथों की मुद्रा, इसको कहा जाता है ज्ञान मुद्रा। ये जो इंडेक्स फिंगर है और ये जो थंब है, इन दोनों के टिप को जो है आप आपस में जोड़ देंगे। बाकी 3 जो फिंगर हैं इनको इनकी सीध में इस तरीके से रख देंगे। तो इसको बोला जाता है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का मतलब क्या, क्यों क्यों इसका नाम ज्ञान मुद्रा है? क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस जो कि इंडियन फिलॉसफी है उसमें जो है उसका जो मेन उद्देश्य क्या है, वो ज्ञान प्राप्त करना है। और कौन सा ज्ञान प्राप्त करना? भौतिक ज्ञान नहीं, एक अलौकिक ज्ञान की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ देने की जो प्रक्रिया है, जब हमें उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो उसको ज्ञान कहा जाता है। तो ये माना जाता है एक, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो सिंबॉलिक प्रोसेस है, हम सिंबलों के साथ जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस इंडेक्स फिंगर को जो है यहाँ पर ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये हमारे इंडिविजुअल कॉन्शियस को जो है रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ये जो इंडेक्स हमारी फिंगर है ये हमारी क्या करती है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को, हमारी व्यक्तिगत चेतना को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये थंब है ये यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल कॉन्शियस को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो इन दोनों का मिलन ही योग है। इन दोनों का यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अटैच हो जाना, इसको ही योग कहा जाता है। तो रिप्रेजेंट करते हैं हम इन दोनों फिंगर से, तो इसको कहा जाता है ज्ञान मुद्रा।
जब डिटेल में हम बात करेंगे जब हम मुद्राओं पे होंगे। अब इसे तो मैं ज्ञान मुद्रा इसलिए बता रहा हूँ कि ज्ञान हमें पता होना चाहिए। ज्ञान किसको बोलते हैं? ज्ञान वो नहीं है कि हमने प्राणायाम करना सीख लिया। अब ज्ञान ये नहीं कि हमें आसन करना आ गया। ये ज्ञान है, भौतिक ज्ञान हो सकता है ये, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है जिसको योग बताता है वो ज्ञान है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ के जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जब हम जान लेते हैं उसको कहते हैं ज्ञान। तो इसलिए ज्ञान मुद्रा है। इस ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पे इसको रख के स्पाइन स्ट्रेट। अब हम बात करेंगे प्राणायाम पे। तो प्राणायाम में क्या करेंगे? सबसे पहले जो प्राणायाम होगा वो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका जो है अलग अलग टेक्निक से लोग करते हैं, लेकिन हम जो है अभी आम आदमी के लिए बता रहे हैं जो योग से रिलेटेड नहीं है, जो बहुत ही सामान्य आदमी है। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, वही जो हम रोज करते हैं, इनहेल एक्सहेल हम रोज करते हैं, बस अवेयरनेस के साथ आज करना है। इसको कहते हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या करेंगे? डीप इनहेल करेंगे पूरी अवेयरनेस के साथ, सांसों को देखेंगे, उनको नोटिस करेंगे कहाँ तक जा रही हैं। तो डीप इनहेल, आप देखेंगे इस तरीके से थोड़ी देर के लिए आप सांस चाहें तो रोक भी सकते हैं अंदर। और आप देखेंगे पूरा जो आपका चेस्ट वाला जो एरिया है, आपका जो छाती वाला एरिया है, इसमें पूरा विस्तार हो गया है। और फिर डीप एक्सहेल इसमें करेंगे। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं, जो हमारा डायफ्राम है सिर्फ इसका मूवमेंट हम करवाते हैं। हम क्या करते हैं? डीप इनहेल करते हैं तो उससे हमारा जो है चेस्ट वाला जो एरिया वो पूरी तरीके से उसका विस्तार हो जाता है, और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे खिसक जाता है। फिर हम जब डीप एक्सहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट सिकुड़ जाती है और जो डायफ्राम है ऊपर आ जाती है। तो इससे जो हमारी चेस्ट की, हमारी जो एल्बोलाइज हैं, जो कि हमने कहा कि सीओपीडी में क्या होता है कि जो एल्बोलाइज हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जो ब्रोंकिया हैं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, उनमें स्पाज्म जमा हो जाता है, म्यूकस जमा हो जाता है। तो जब हम डीप इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उस वो म्यूकस जो है धीरे धीरे छटने लगता है और हमारी लंग्स की जो है अच्छे से एक्सरसाइज होती है। घुटन इसलिए हमको होती है क्योंकि हमारे अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो वो घुटन जब हम डीप एक्सहेल करते हैं तो मैक्सिमम CO2 को हम जो है आउट कर पाते हैं, जिसके कारण जो है धीरे धीरे हमको रिलीफ मिलने लगता है। तो एक तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम हो गया। दूसरा जो है कपालभाति प्राणायाम हम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम क्या है? एक रिदमिक एक्सेलेशन का प्रोसेस है। हमें सिर्फ अवेयर रहना है अपने एक्सेलेशन के लिए। इनहेल के लिए हमें अवेयर रहने की जरूरत नहीं है, इनहेल स्वतः ही होगा। और हमें सिर्फ एक्सहेल करना है। एक्सहेल जो एक रिदमिक प्रोसेस है, और इसमें हमें क्या करना है? सिर्फ अवेयर रहना है अपनी एक्सेलेशन के लिए। तो आराम से जो है इस तरीके से, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत तेजी से करना, आराम आराम से अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं आप। इस तरीके से जो है आराम आराम से, और जैसे जैसे आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी आप इनको जो है तीव्र कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कपाल भाती है। कपाल भाती से आप लगातार एक्सेलेशन करेंगे, आपका जो डायफ्राम है लगातार मूव करेगा, इस उसमें स्ट्रांगनेस आएगी। आपका जो चेस्ट है, जो आपकी लंग्स है, लंग्स से लगातार जो है CO2 का एक्सेलेशन तीव्रता से होगा, और जितना CO2 बाहर जाएगा उसके बदले में O2 उतना ही ज़्यादा जो है अंदर आएगा। और आपकी जो एल्बोलाइज हैं जो डैमेज हो रही हैं वो एक्सरसाइज करके जो है उनमें मसाज हो जाएगी, और वो क्या होंगे? वापस एक्टिवेट हो जाएंगी। आपका जो स्पाज्म जमा हो गया है, या जो प्लाज्मा जो जमा हो गया है, जो इन्फ्लेमेशन जो है ब्रोंकिया में आ गई, वो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे जो है कम होने लगेगी। जो इन्फेक्शन हो चुका हुआ इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो ये कपाल भाती है। और तीसरे प्रकार का प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम अनुलोम विलोम का मतलब, अनु का मतलब अनुसरण करने से, विलोम का मतलब उसके अपोजिट, यानी कि एक नोस्ट्रिल से आप, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप सांस खींचेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से खींचेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। शुरुआत में आप सिर्फ इनहेल और एक्सेलेशन करिएगा। धीरे धीरे जब आपको आदत होने लगी तो उसके बाद कुंभक का भी आप प्रयोग करेंगे। थोड़ी देर के लिए सांस इनहेल करेंगे, फिर सांस रोकेंगे, फिर से एक्सहेल करेंगे, फिर सांस रोकेंगे। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम की है। तो एक राउंड हम करके दिखाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इस तरीके की मुद्रा हम बना देंगे। ये इनको पूरा हाथ अपना कंफर्ट रखिएगा, ताकि आपको जो है पता चल रहा है यहाँ तो अच्छा लग रहा है लेकिन हाथ थक गया, तो ऐसे ना रखें कि हाथ आपका थके। इस तरीके से हाथ करिएगा, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से डीप इनहेल,
तो इस तरीके से जो है ये एक राउंड आपका हो गया। लेफ्ट से आपने सांस खींची, राइट से आपने सांस छोड़ी, फिर राइट से आपने सांस खींची, लेफ्ट से आपने सांस छोड़ी। तो इससे जो है आप मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन लेवल ले पाएंगे, मैक्सिमम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ पाएंगे। उससे आपका जो साइनस से जो प्रॉब्लम है इनमें इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसके बाद आप जो है मैक्सिमम जो एक्सरसाइज आप कर पा रहे हैं, आपका ब्रोंकिया, आपका ब्रोंक्योस, आपकी एल्वलाइज, आपकी लंग्स में जो भी इन्फ्लामेशन आ चुका है, जो भी उसमें प्लाज्मा जमा हो चुका है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। आप अगर लगातार इसको करेंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। अस्थमा, सीओपीडी से संबंधित जो मरीज़ हैं, जिन लोगों को एलर्जी रहती है, वो उन लोगों के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नज़ला जिन लोगों को लगातार बना रहता है, जिन लोगों को कफ लगातार, कपालभाति जो है बताया जाता है कि 20 प्रकार के कफ दोषों का जो है नाश करता है। तो इस तरीके से जो है लगातार इन प्रक्रियाओं को आप लोग करेंगे। आप 10 दिन जो है अपने को अवेयर करके ये करिएगा। 11वें दिन आपको जो है करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये स्वतः ही आपको एक आदत में आ जाएगा और आप करना शुरू करेंगे। तो लगातार इन 3 प्राणायाम को आप लोग करिएगा, बहुत से बेनिफिट इनके आपको मिलेंगे। इसके बाद अन्य प्राणायाम या अन्य सिस्टम पे हम बात करेंगे, जैसे जैसे हम अन्य तंत्रों पे हम बात करेंगे। इसके बाद नया तंत्र हम कोई शुरू करेंगे, नया सिस्टम हम शुरू करेंगे।